कर दूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी की 12th क्लास का अध्ययन करने वाले हैं। 12th क्लास में हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखने वाले हैं। पिछली 2 क्लास से भी हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग ही डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 क्लासेज में हमने किसी अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र और आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। ठीक है, साथ ही हमने अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार के कारण भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। ठीक है, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकैप लेते हैं और फिर हम लोग आज की क्लास पर आते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट इट। ठीक है, सबसे पहले मैं गाउस के नियम की बात कर देता हूं। गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। जैसे मान लो इस पृष्ठ के अंदर में Q आवेश स्थित है, सही है, तो इस पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/ε0। ठीक है, तो ये तो है गाउस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आवेश बटा ε0 होता है। अब बात करते हैं कि हमने गाउस के नियम की सहायता से किस किस निकाय का विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। तो हमने आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, अनंत विस्तार के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, और हमने पाया कि अनंत विस्तार के तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या आया था, E = 2k λ/r। ओके, जहां लैम्डा क्या है, इस तार का पृष्ठीय आवेश यहाँ लैम्डा क्या है, तार का रेखीय आवेश घनत्व। ओके, तो E बराबर होता है 2k λ/r। यदि सदिश रूप में लिखेंगे तो r कैप लगा देंगे, मतलब किसी तार का विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत होता है r वेक्टर के अनुदिश। ओके, तो ये तो तार के लिए निकाला। फिर हम बात करेंगे कि किसी आवेशित अचालक पट्टिका के कारण। अचालक का अर्थ है कि आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। ठीक है, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था, r दूरी पर ही निकाला था, और हमने पाया था σ/2ε0। हमने ये पाया था कि आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र r पर डिपेंड नहीं करता है, तो E = σ/2ε0। ओके, पतली आवेशित चालक पट्टिका के कारण, पतली आवेशित चालक प्लेट के कारण या पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था E = σ/2ε0 ही। क्यों? क्योंकि पतली चालक प्लेट पर भी आवेश का वितरण अचालक पट्टिका के जैसा होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी सेम होगा। ओके, और किसी मोटी आवेशित चालक शीट के कारण, मोटी आवेशित चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र हमने प्राप्त किया था। शीट के कारण, शीट मतलब जिसकी मोटाई निश्चित हो, तो विद्युत क्षेत्र हमने प्राप्त किया था E = σ/ε0। तो ये तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए। आज हम लोग बात करेंगे किसी गोलीय चालक और अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे किसी समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो समरूप आवेशित गोलीय चालक है, जैसे ये मैंने एक चालक लिया। ठीक है, ये ठोस है फिलहाल। ओके, ठोस है, लेकिन आवेश का वितरण, चालक की यह पहचान है कि चालक को दिया गया आवेश केवल उसके बाहरी सतह पर वितरित होता है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि चालक का आवेश उसके बाहरी सतह पर ही क्यों होता है, क्योंकि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं, अतः वह एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी सतह पर आ जाते हैं, चालक के बाहरी सतह पर आ जाते हैं, और आवेश का वितरण भी बाहरी सतह पर ही होता है। तो गोलीय चालक में आवेश उसके बाहरी सतह पर है। मैं मान लेता हूं कितना आवेश है गोलीय चालक पर, Q। इस गोलीय चालक के क्या क्या गुण हैं जो हमने हेडिंग लिखा है उसके हिसाब से। आवेश तो इसका है Q, इसका केंद्र है O, और त्रिज्या क्या है R। मैंने पहले भी बताया विद्युत क्षेत्र एक बिंदु फलन है।
विद्युत क्षेत्र कैसा फलन है? एक बिंदु फलन है। बिंदु फलन है इसका मतलब है कि यदि आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो कोई एक बिंदु आपको लेना होगा जहां पर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं इस गोलीय चालक के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु ले लेता हूं। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु ले लिया। मैं इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहता हूं। ठीक है, गोलीय चालक के लिए हम तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, एक तो बाहर, एक सतह पर और एक गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर ज्ञात करेंगे, फिर सतह पर और फिर भीतर। अलग अलग क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि किसी भी गोलीय चालक के लिए इन तीनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र फिर ज्ञात करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम P बिंदु पर ज्ञात करेंगे जो गोलीय चालक के बाहर स्थित है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गाउस के नियम की हेल्प लेनी है। यहाँ पर किस नियम की हेल्प लेनी है? गाउस के नियम की। और गाउस का नियम कहता है कि आवेश को आप बंद करो किसी पृष्ठ के अंदर। तो देखो, इस गोले को बंद करने के लिए सबसे अच्छी युक्ति क्या हो सकती है? सबसे अच्छा पृष्ठ क्या हो सकता है गोले को बंद करने के लिए? तो गोले को बंद करने के लिए सबसे अच्छा जो पृष्ठ होगा वो एक गोला ही होगा। सबसे अच्छा पृष्ठ क्या होगा? एक गोला ही होगा। तो गोलीय चालक को एक गोले के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, अब ये बंद पृष्ठ जो एज्यूम करा हमने, इस गोलीय पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? गाउसीय पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो हमने इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी ली है? स्मॉल r ही ली है। स्मॉल r क्यों ली? क्योंकि हमें स्मॉल r दूरी पर ही विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इस गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालने वाले हैं। गाउस का नियम कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश हो तो फ्लक्स निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन 0। तो हमें इतना पता चल गया गाउस के नियम से कि इस गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स कितना निकलेगा? Q बाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? Q है। तो गाउस के नियम से मैंने ये लिख दिया, गाउस के नियम से। ओके, अच्छा, अब हम लोग फ्लक्स का मान लिखेंगे परिभाषा से। परिभाषा क्या है फ्लक्स की? फाई बराबर समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सिंस ये जो गाउसीय पृष्ठ है ये गोला है और गोला बंद पृष्ठ होता है, तो यहाँ पर समाकलन कौन सा लेना है? मैंने बंद समाकलन लेना है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं बंद समाकलन E ds cos थीटा। ओके, अब यहाँ हमें देखना है कि थीटा का मान क्या है, E क्या है और ds क्या है। देखो, ds जो हम यहाँ पर ds क्या है? ds पृष्ठ पर लिए गए अल्पांश का क्षेत्रफल होता है। अल्पांश कहाँ पर लेते हैं? गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर कहीं पर मैंने एक अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है? ds। और ds की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, अतः ds होगा इधर, पृष्ठ के लंबवत। सही, पृष्ठ के तो लंबवत होगा और इस गाउसीय पृष्ठ के या फिर इस गोले के त्रिज्या के अनुदिश होगा, त्रिज्यतय होगा। और हमें पता है कि किसी गोले के लिए विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्यतय ही होता है। तो विद्युत क्षेत्र त्रिज्या के अनुदिश होगा, अतः यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी ds सदिश की दिशा में होगा, मतलब त्रिज्यतय ही होगा। तो आप देख सकते हैं E और ds एक ही दिशा में है, तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो E ds cos 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो E इंटू ds। सिंस यहाँ पर हमने जो स्मॉल r लिया है, P बिंदु की दूरी ली है O से, वो फिक्स है और आवेश भी फिक्स है ना, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी P बिंदु पर फिक्स नियत होगा। अतः E तो नियत है, उसलिए उसको बाहर निकाल लेंगे और अंदर रह जाएगा बंद समाकलन ds। हमने ds समाकलन किस पर लिया है? इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर। तो यदि सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे तो सभी अल्पांशों को जोड़ने पर पूरे गोले का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग इस ds का समाकलन करेंगे, इसका मतलब है सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों को जोड़ना, और सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल ही मिलेगा। और इस गाउसीय गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? कंप्लीट क्षेत्रफल होगा 4 पाई। त्रिज्या कौन सी लेनी है? गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या लेनी है, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सही, तो फाई का आ गया वैल्यू अपने पास, E
phi इक्वल्स टू E इंटू 4πr², समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 दोनों के दोनों फाई के बराबर हैं, तो इनको आपस में भी बराबर रख देंगे। तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E विल बी इक्वल्स टू Q बाय 4π एप्सिलॉन E इक्वल्स टू Q बाय 4πr² इंटू एप्सिलॉन 0। ओके, तो यहाँ से E इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको 1/4π एप्सिलॉन 0 Q बाय स्मॉल r²। और 1/4π एप्सिलॉन 0 क्या है? एक विद्युतीय नियतांक है जिसको K से दर्शाते हैं, तो KQ स्मॉल r²। समीकरण नंबर इसे मैं मार्क कर लेता हूँ 3। ओके, तो ये जो विद्युत क्षेत्र हमने प्राप्त किया, ये विद्युत क्षेत्र हमने कहाँ प्राप्त किया? गोले के बाहर। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ E आउट। तो सबसे पहले हमने निकाला विद्युत क्षेत्र किसी तो सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र निकाला समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण, समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर। तो सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र निकाला गोलीय चालक के बाहर स्थित बिंदु पर। ओके, सिंस ये बिंदु जो है P जो हमने लिया है, ये P इस गोलीय चालक से बाहर है, तो यहाँ पर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। तो ये वाला समीकरण कब के लिए लागू होगा? जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो। ठीक है, तो E आउट बराबर होगा KQ बाय r²। यदि इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो E आउट E वेक्टर बराबर KQ अपॉन स्मॉल r², और दिशा बताने के लिए r कैप लगा देंगे। सही है, तो ये तो बाहर विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हमें कहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र? इस गोलीय चालक की सतह पर। ओके, अब हमें विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है? गोलीय चालक की सतह पर। मतलब इस बार मैंने बिंदु कहाँ पर लिया है? इसके सतह पर लिया है। तो P बिंदु को मैं पास ले आया हूँ, ठीक, यहाँ पर ले आया हूँ, इस जगह पर। ओके, तो अब यदि हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो बस इसमें इतना सा है कि इस बार स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या है? इक्वल है। स्मॉल r बराबर क्या है? कैपिटल R के। तो ES बराबर आ जाएगा, केवल लिख सकते हैं सीधे KQ अपॉन जो स्मॉल r² है ना, उसकी जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, दैट्स इट। तो सरफेस पर, सतह पर, S फॉर सरफेस, जो S लिखा है ना मैंने, सरफेस, सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ बाय r²। हाँ, यदि सदिश रूप में लिखेंगे तो r कैप लगाएंगे। ओके, जो स्थिति सदिश है r वेक्टर, इसकी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब त्रिज्या तय होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ ये चीज आपको याद रखनी होगी कि सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण KQ बाय r²। देखो, इस गोलीय चालक का आवेश भी फिर पहले से नियत है, दे रखा है, गिवन है, और इसकी त्रिज्या भी नियत है। तो KQ और R तीनों चीजें ही नियत है, इसलिए सतह पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है ये भी क्या है? नियत होता है, और ये मैक्सिमम भी होता है, अधिकतम भी होता है। तो किसी गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, तो किसी गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र सतह पर अधिकतम होता है और नियत होता है KQ अपॉन r²। ओके, अब हम कहाँ निकालेंगे? गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मैं इधर एक चित्र बनाता हूं, आप लोग इसको देखना। तो मान लो कि ये मैंने गोलीय चालक लिया है, वही गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है? कैपिटल R, और इसका आवेश कितना है? स्मॉल q, जो कि हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इस गोलीय चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने एक गोलीय चालक बनाया है, वही गोलीय चालक है, बस चित्र थोड़ा छोटा बनाया मैंने। त्रिज्या इसकी कैपिटल R है और आवेश क्या है? स्मॉल q, और इसका केंद्र बिंदु क्या है? O। ठीक है, अब की बार हमें अंदर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मैं P बिंदु कहाँ पर लूंगा? गोलीय चालक के भीतर, यहाँ पर। सही है, तो यहाँ यदि मैं दूरी लिखूंगा केंद्र से, तो इसे लिखूंगा स्मॉल r। सही, इस जगह पर अंदर की बात करते हैं तो स्मॉल r कैपिटल R से क्या है? छोटा है। स्मॉल r कैपिटल R से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर अब अपने को यदि गाउस का नियम लगाना है तो फिर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे P बिंदु जहां पर हो, इस तरह से। सही है, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यदि P बिंदु से होते हुए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे ना, तो इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ही नहीं आया।
कोई आवेश नहीं आया तो गाउस का नियम कहता है कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब आवेश ही नहीं है तो फाई भी क्या होगा, इधर जीरो हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना अपने को, तो फाई बराबर कितना है, जीरो है। अपने को पता है फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई बराबर देखो, यदि हमने पृष्ठ लिया है तो पृष्ठ पर अल्पांश लिया है, उसका क्षेत्रफल भी निश्चित होगा, सही है। ओके, और यदि विद्युत क्षेत्र होता हो तो वो त्रिज्या के अनुदिश होगा, सही है। मतलब थीटा जो है यहाँ पर भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। थीटा यहाँ पर भी क्या होगा, जीरो ही होगा यदि ई है तो। चलो ठीक है, बंद समाकलन ई और डी एस सीधे लिख देंगे यहाँ पर, सही है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो गाउस के नियम से यहाँ पर इस गोले के अंदर विद्युत फ्लक्स कितना आया हमारे पास, जीरो। क्यों? क्योंकि आवेश नहीं है। तो फाई को क्या रख सकते हैं हम लोग, जीरो। बंद समाकलन ई डी एस। देखो ई इंटू डी एस जीरो है, इसका अर्थ है या तो ई जीरो है या डी एस जीरो है या फिर दोनों जीरो हैं, सही। इन दोनों में से कोई सा एक ना एक तो जीरो होना ही चाहिए, ये पूरा जीरो होने के लिए। चूंकि डीएस तो जीरो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हमने पृष्ठ एज्यूम कराया और पृष्ठ पर अल्पांश लिया तो उसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा ही, तो डीएस तो जीरो हो नहीं सकता। अब ये पूरे राशि जीरो है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फिर ई जीरो है। और ये बिंदु कहां पर लिया मैंने, इस गोले के अंदर, तो ई इनसाइड जो है वो क्या है, यहाँ पर शून्य है। तो गोलीय चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जहां स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, और सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जहां स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। और गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि गोलीय चालक के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ से स्मॉल आर के साथ विद्युत क्षेत्र का क्या परिवर्तन होता है वो दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक बार मैं सारे वैल्यूज लिख देता हूं। देखो मैं इस चित्र में ही लिखने वाला हूं। देखो यदि मैं यहाँ की बात करूं, इस जगह बाहर की बात करूं ई आउट, तो ई आउट बराबर क्या है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। परिमाण की बात करूंगा केवल। सतह की बात करूं तो ई एस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर की यदि बात करता हूं तो ई इनसाइड बराबर जीरो, सही है। बाहर की बात करता हूं तो स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। सतह की बात करता हूं तो स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के। और अंदर की बात करता हूं तो स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। और यदि केंद्र बिंदु की बात करूं तो स्मॉल आर यहाँ पर क्या है, जीरो है। एक्चुअली स्मॉल आर जो है इस गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी होता है। ओके, हर एक स्थिति में अंदर, सतह पर और बाहर, तीनों स्थितियों में हम दूरी को स्मॉल आर से लिख रहे हैं, लेकिन स्मॉल आर की परिभाषा यहाँ पर सब जगह अलग अलग है। यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, और यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर के से छोटा है। और केंद्र पर स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दूरी केंद्र ओ से ही मापी गई है। मैं यदि ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो आप देखें ई और आर के बीच क्या ग्राफ आएगा, इधर स्मॉल आर और इधर ई ले लेता हूं विद्युत क्षेत्र, और ये जीरो, ठीक है। स्मॉल आर बराबर जीरो का मतलब है केंद्र, और केंद्र इस गोले के अंदर ही है। तो किसी भी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, जीरो। अभी अभी हमने प्राप्त किया, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर का मतलब हम सतह पर हैं, सही। और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब हम अंदर हैं गोले के। तो गोले के अंदर अंदर तो विद्युत क्षेत्र जीरो रहता है, इसलिए केंद्र से लेकर और सतह तक जो ग्राफ आएगा वो आर अक्ष पर ही रहेगा, स्मॉल आर अक्ष पर ही रहने वाला है, दूरी अक्ष पर ही रहेगा, सही। और जैसे ही हम लोग सतह पर पहुंचते हैं तो सतह पर विद्युत क्षेत्र यकायक बढ़ जाता है और मैक्सिमम हो जाता है और नियत भी होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, इस जगह पर विद्युत क्षेत्र ई एस बराबर ई मैक्स बराबर कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर है। ई इनसाइड कितना है, जीरो है, ठीक है। और ई आउटसाइड जो है वो स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ई एस जो है के क्यू और आर, कैपिटल आर है, ये सब नियत है, तो ई एस नियत होता है। लेकिन बाहर की बात करें, इस गोले के बाहर बात करें तो ई आउट जो है वो
स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से मतलब बाहर है, तो स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ये है किसी भी गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की व्याख्या। ठीक है, हमने देखा कि किसी गोलीय चालक पर 3 जगह पर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसी आवेशित गोलीय कोश। दूसरा हेडिंग क्या देखेंगे, दूसरा अनुप्रयोग क्या है हमारे पास, आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से सुने, जो मेरा स्टेटमेंट है, जो यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट है उसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठने दें। देखो, गोलीय कोश चाहे चालक हो या अचालक हो, गोलीय कोश में आवेश का वितरण चालक के जैसा होता है। चालक तो चाहे ठोस होगा तो भी आवेश का वितरण उसके बाहरी सतह पर ही होता है, पर गोलीय कोश में द्रव्यमान केवल सतह सतह पर होता है, इसलिए आवेश भी गोलीय कोश में सतह सतह पर ही होता है। गोलीय कोश अंदर से खोखला होता है, तो अंदर से यदि गोलीय कोश खोखला है तो चाहे चालक हो या अचालक, आवेश उसके बाहरी सतह पर ही रहेगा। गोलीय कोश में आवेश का वितरण जैसा चालक में होता है वैसा ही होता है, उसी प्रकार से आवेश का वितरण होता है जैसा चालक में है। अर्थात गोलीय कोश में आवेश का वितरण उसकी सतह सतह पर ही होगा, अंदर विद्युत आवेश नहीं होगा, अंदर आवेश 0 है। क्यों? क्योंकि गोलीय कोश अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। सही, तो देखो ये गोलीय कोश है, इसका केंद्र O, इसकी त्रिज्या कैपिटल R। ठीक है, मान लो इसका आवेश भी स्मॉल q ही ले लूं मैं, तो विद्युत क्षेत्र भी गोलीय को चालक गोले के जैसे होंगे। क्या? यदि मैं बाहर विद्युत क्षेत्र की बात करूं, E आउट बराबर तो KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यदि मैं सतह की बात करूं तो ES बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और यदि मैं इनसाइड की बात करूं तो E इनसाइड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आवेशित गोलीय चालक के लिए जो विद्युत क्षेत्र के एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होते हैं, विद्युत क्षेत्र के व्यंजक जो हमें प्राप्त होते हैं, वही व्यंजक आवेशित गोलीय कोश के कारण भी प्राप्त होते हैं, और ग्राफ भी वैसा ही रहेगा। तो सेम डेरिवेशन जैसा गोलीय चालक में है वैसा ही गोलीय कोश में करना है। ओके, हाँ, आवेशित गोलीय कोश चाहे चालक हो या अचालक, उसमें आवेश का वितरण चालक के जैसा ही होगा। गोलीय कोश, गोले, ठोस गोले, खोखले गोले, इसमें हम अंतर देख लेंगे थोड़ा सा, एक बार लास्ट में देख लेंगे इसको। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग है, लास्ट अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, जो हमारे सिलेबस में है। और लास्ट अनुप्रयोग क्या है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है अचालक आवेशित गोले के कारण, अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास ये है। अब की बार जो गोला लिया है हमने वो क्या है, अचालक है। तो अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और तीनों जगह पर, बाहर, सतह पर और भीतर कितना कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो सब हम ज्ञात करेंगे, और R के साथ वो किस प्रकार से डिपेंड करेगा वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चित्र बनाता हूं। देखो, ये अचालक गोला है, ये अचालक गोला है। अचालक गोला है इसलिए इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, केंद्र होगा, ये लो स्मॉल r, और त्रिज्या है कैपिटल R। अच्छा, अचालक है, अचालक को दिया गया सारा आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। चालक में तो बाहरी सतह पर होता है, जबकि अचालक में आवेश उसके पूरे आयतन में वितरित होता है। बस यही अंतर है चालक और अचालक के आवेश वितरण का। इस प्रकार से ऐसा होता है। एक्चुअली अचालक में आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित नहीं होता है ना, इसीलिए अचालक को जहां पर आवेश दिया जाता है वहीं पर ही रहता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होता। ओके, इसीलिए अचालक में आवेश उसके पूरे आयतन में ही रहता है। ठीक है, जबकि चालक में आवेश स्थानांतरित हो सकता है इलेक्ट्रॉनों के कारण, इसलिए सतह सतह पर ही रहता है। ओके, तो ये बात समझ में आई होगी, आई होप। अब यहाँ भी हमें 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर, गोले के बाहर, दूसरा सतह पर, और तीसरा
भीतर, गोले के भीतर यानी कि अंदर। तो सबसे पहले मैं एक बिंदु बनाता हूं यहां पर P, ठीक है। हाँ, इस गोले का आवेश कितना लिया है मैंने, स्मॉल q ही लिया है, ओके, वैसा ही जैसा चालक में लिया था। अब P बिंदु मैंने लिया है इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर। P बिंदु लिया है हमने इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है। गाउस का नियम लगाना है और हम अभी अपन लोग बाहर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। इधर गाउस का नियम लगाना है तो गोले को बंद करना पड़ेगा, आवेश को बंद करना पड़ेगा, और गोले को बंद करने के लिए गोले से बढ़िया क्या हो सकता है। तो इधर फिर से मैं P बिंदु जहां पर है वो P बिंदु जिस पृष्ठ पर है ऐसे गोले की हम कल्पना करते हैं। तो मैंने एक फिर से गोले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की। तो जो गाउसीय पृष्ठ लिया है इस बार भी कैसा है, एक गोला है, लेकिन कैसा गोला है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, और इस गोले के अंदर आवेश कितना बंद है, q। तो गाउस के नियम से इस गाउसीय पृष्ठ में निकलने वाला फ्लक्स क्या है, q बाय एप्सिलॉन 0। गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना है, निर्गत फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूं। सही वही अप्रोच होगी जो चालक गोले के लिए हमने अभी भी अप्लाई करी थी, ठीक है। फिर से यहाँ पर हमें इस गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश लेना होगा, उसका क्षेत्रफल हमें दिखाना होगा। तो मैंने ये अल्पांश ले लिया, इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर, और विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्यता ही होगा। गोले के लिए विद्युत क्षेत्र त्रिज्यता होता है, तो वो मैंने दिखाया। तो यहाँ पर फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड इट विल इक्वल्स टू E ds cos थीटा। सिंस E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री है, तो फाई बराबर हो जाएगा E बंद समाकलन ds, ओके। और हमने ds जो अल्पांश ds क्षेत्रफल का जो अल्पांश लिया है वो गाउसीय पृष्ठ पर लिया है, तो इसका ही क्षेत्रफल आएगा हमारे पास में। तो फाई बराबर आ जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब देखें आप इक्वेशन 1 और 2 को फिर से फाई के इक्वल हैं तो बराबर कर देंगे इधर। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0, ओके। तो यहाँ से E इक्वल्स टू व्हाट, Q बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ओके। और इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग K, Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो किसी अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र केंद्र से दूरी का फलन है, मतलब दूरी पर निर्भर करता है। तो बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी पर डिपेंड करता है, केंद्र से जो दूरी है उस पर। तो ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो अचालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र चालक गोले के समान ही आया। यदि आवेश और त्रिज्या समान है, आवेश और दूरी समान ले तो विद्युत क्षेत्र भी समान ही आएगा अचालक गोले के लिए भी, जैसा चालक के लिए मिला था। और सतह की बात करें वो भी मैं लगे हाथ ही बता देता हूँ। सतह की बात करता हूँ तो बिंदु यहाँ आ जाएगा भाई, सतह पर आ जाएगा इस जगह, और इस जगह पर आएगा तो स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सतह की बात करता हूँ तो सतह पर स्मॉल r बराबर किसके होगा, कैपिटल R के बराबर होगा। तो ES बराबर डायरेक्टली आ जाएगा KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। फिर से ये क्या है, नियत है और ये मैक्सिमम भी है, नियत है और ये मैक्सिमम भी है। इसे इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर सकता हूं। तो हमने अचालक गोले के बाहर और सतह पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त किया, वो चालक गोले के भांति ही प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग किसी अचालक आवेशित गोले के कारण गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। क्या ये भी चालक गोले की भांति आएगा या उससे भिन्न आएगा, हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो देखते हैं। तो
इस बार मैं जो बिंदु लूंगा वो इस गोले के अंदर लेने वाला हूं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक बिंदु तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो P बिंदु मैंने यहां पर ले लिया है, ठीक है। अब मुझे P बिंदु जिस पृष्ठ पर हो ऐसे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। फिर से इस बार फिर मैं एक गोले की ही कल्पना करूंगा। गाउसीय पृष्ठ के रूप में किसकी कल्पना की? फिर से एक गोले की कल्पना की, सही। और मैं मान लेता हूं कि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश बंद है? Q डैश आवेश बंद है। और केंद्र से इस P बिंदु की दूरी क्या है? स्मॉल r, सही है। केंद्र से इस P बिंदु की दूरी क्या है? स्मॉल r है। यहाँ पर फिर से विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे ना, तो उन दोनों की दिशा एक ही तरफ होगी, E वेक्टर ds वेक्टर। तो यहाँ भी थीटा क्या रहेगा? 0 डिग्री रहने वाला है। फिर से गाउस का नियम लगाऊंगा। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो इस गाउसीय पृष्ठ के लिए यदि गाउस का नियम लगाऊंगा ना, तो फाई बराबर गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश बंद है? क्यों नहीं, Q डैश बंद है। तो Q डैश बाई एप्सिलॉन 0 लिखेंगे तो फ्लक्स मिलेगा। इक्वेशन 1 मिला है, ओके। अच्छा, और फ्लक्स की डेफिनेशन से ई समाकलन ds, वही सेम टू सेम प्रोसीजर। थीटा 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, ई बाहर आ जाएगा तो ई बंद समाकलन ds। तो फाई बराबर यहाँ से आ जाएगा E इंटू 4 पाई गाउसीय पृष्ठ की का क्षेत्रफल आ जाएगा, सही। इक्वेशन नंबर 2। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एज यू नो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा E इनसाइड बराबर K Q डैश बाई स्मॉल r स्क्वायर। आई होप कि आपको ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पाएंगे यहाँ पर सब चीजें ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बस इधर E इनसाइड में Q डैश आया है, 0 तो नहीं है। देखो चालक की बात ही, 0 तो विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इस बार अचालक के अंदर आवेश है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, फिर यहां पर हमने गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो Q डैश आवेश एज्यूम करा है, माना है, वो Q डैश का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, तो चलो हम लोग Q डैश का मान ज्ञात करते हैं। वो Q डैश का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें हमारा अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो आप देखें, किसी अचालक गोलीय कोश में आवेश का वितरण कैसा होता है? आयतनिक आवेश वितरण होता है। तो घनत्व भी कौन सा लेना होगा? आयतनिक आवेश घनत्व लेना होगा। तो सतह की बात करेंगे तो सतह पर आवेश घनत्व की बात करेंगे तो रो बराबर आवेश बटा आयतन, और इस पूरे गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। किसी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, आवेश बटा आयतन, सही। आयतनिक आवेश घनत्व रो बराबर होता है आवेश बटा आयतन, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब। मैंने कहां पर लिया है? सतह पर। अब जो गाउसीय पृष्ठ हमने लिया है, इसके अंदर आवेश घनत्व कितना है? गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश घनत्व, तो उसकी बात करता हूं तो रो बराबर क्या आ जाएगा? आवेश कितना है गाउसीय पृष्ठ के अंदर? Q डैश, और इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। ओके, ये जो अचालक गोला है ये कैसा है? समरूप आवेशित अचालक गोला है, और यदि समरूप आवेशित है ना तो घनत्व क्या रहेगा? नियत है। घनत्व क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो इक्वेशन 4 और 5 को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर Q डैश बाय 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। जो कटता है उस सब को हम लोग काट देंगे। तो देखो यहां से Q डैश का वैल्यू हमें क्या मिला? Q डैश का वैल्यू हमें मिला यहाँ पर Q इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। इक्वेशन नंबर 6 मार्क कर लेते हैं इसको, और यहां से ये जो Q डैश का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो E इनसाइड बराबर आ जाएगा अपने पास K अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और Q डैश का मान है Q स्मॉल r क्यूब अपॉन r क्यूब। स्मॉल r स्क्वायर से एक r कटेगा तो E स्मॉल r स्क्वायर से स्मॉल r स्क्वायर कट जाएगा तो एक r बच जाएगा। तो E इनसाइड बराबर आ जाएगा KQ स्मॉल r अपॉन r क्यूब। तो ये इक्वेशन नंबर 7। ओके, तो एक बार मैं लिख देता हूं, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर? सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर विद्युत क्षेत्र हमने कितना प्राप्त किया? KQ स्मॉल r बटा r
क्यूब, के क्यूब स्मॉल आर बाई आर क्यूब। आउटसाइड के लिए स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, सरफेस के लिए स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, और अंदर के लिए स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। सही है। आप नोटिस कर रहे हैं ई आउट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ई एस दूरी पर बिलोंग ही नहीं करता, दूरी के साथ रिलेशन नहीं है इसका कोई भी, और ई इनसाइड जो है उसका ई इनसाइड जो है वो स्मॉल आर के समानुपाती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो अब यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो किस प्रकार का ग्राफ आएगा वो आप लोग देखना। तो देखो मैं अभी ग्राफ बनाने वाला हूं। देखो y अक्ष पर तो हम e लेंगे और x अक्ष पर क्या लेंगे हम लोग r, x अक्ष पर क्या लेंगे स्मॉल r लेंगे, और y अक्ष पर क्या लेंगे y अक्ष पर क्या लेंगे विद्युत क्षेत्र E, यहाँ 0। देखो स्मॉल r 0 है, इसका मतलब है केंद्र की बात कर रहे हैं। यदि स्मॉल r बराबर कैपिटल R की बात कर रहे हैं मतलब सतह की बात कर रहे हैं, स्मॉल r कैपिटल आर से छोटा है मतलब अंदर की बात कर रहे हैं, और स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है मतलब बाहर की बात कर रहे हैं। आप देखें जो केंद्र है वो भी तो अंदर ही है, और केंद्र के लिए स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ई इनसाइड यहाँ पर कितना रहेगा 0 रहेगा। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा 0 रहेगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, उसके बाद देखें तो ई इनसाइड केंद्र और सतह के बीच समानुपाती का रिलेशन रखती है। ओके, विद्युत क्षेत्र केंद्र देखो ई इनसाइड आर के साथ केंद्र और सतह के बीच समानुपाती का रिलेशन रखती है। ओके, तो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, मतलब सतह तक बढ़ता रहेगा विद्युत क्षेत्र, और सतह पर जाकर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये नियत भी होता है। सही है। उसके बाद ई आउटसाइड जो है ना, ई आउटसाइड आर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। तो ई आउटसाइड व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो ये थे अचालक, तो ये थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग और गाउस का नियम। ओके, आई होप कि आपको लास्ट 2 और 3 क्लासेस में सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप सभी को फिर से यही कहता हूँ, समय का सदुपयोग करें, और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ऑनलाइन क्लासेज की, इसका आप लोग फायदा उठाएं। ठीक है, समय बहुत ज़्यादा कीमती है। यदि आप लोग इस समय को वेस्ट करेंगे तो आपका सिलेबस भी अधूरा रह जाएगा, और आप लोग सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ओके, और आपका परिणाम भी उससे प्रभावित होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसी आवेशित चालक पर लगने वाला विद्युत बल। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसी आवेशित चालक पर लगने वाला विद्युत बल। तो थैंक यू वेरी मच।